नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की तैयारी यहाँ पे हम कर रहे हैं। और लेवल फर्स्ट में आपको जनरल साइंस और लेवल सेकंड का सोशल साइंस सब्जेक्ट मैं आपको हमारे चैनल पे यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो लेवल सेकंड में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, तो मैंने जैसा कि वादा किया है कि सोशल साइंस का हर टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अध्ययन करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉलिटी शुरू करी है दोस्तों। तो पॉलिटी में देखो, जैसा कि आपको पता है, जो भी लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, कि हमने सब भारत का संविधान और लोकतंत्र का विकास पढ़ लिया है, उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना पढ़ ली है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य पढ़ लिया है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है, सामाजिक न्याय ये सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान के लिए दिया है, क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। अब रह गई संसद हमने पढ़ लिया है। संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो तीनों अंग हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी हमने यहाँ पे पढ़ ली है। उच्चतम न्यायालय और जो राज्य सरकार है, इसका बाद में अध्ययन करेंगे। पहले हमने शुरू किया है पंचायती राज। तो पंचायती राज का एक वीडियो दोस्तों मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने पंचायती राज का क्या पढ़ा है, पंचायती राज का ऐतिहासिक विकास हमने पढ़ लिया है कि पंचायती राज कैसे आया था, पंचायती राज आने से पूर्व देश में क्या घटनाएं हुई थी। तो आप मुझे बताओगे दोस्तों कि पंचायत राज का प्रारंभ करने वाला या फिर पंचायत राज के लिए सुझाव देने वाली पहली समिति कौन थी, जिसका गठन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जिसने देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने का सुझाव दिया था। और एक और समिति मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय से हटाकर द्विस्तरीय करने का जो सुझाव जिस समिति द्वारा दिया गया था, उसका भी नाम और उसकी भी जो सन है कि कौन से वर्ष में वो आई थी, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। अगर दोस्तों अगर ध्यान से वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये सब मेरे बोलते ही याद आ गया होगा। आज हम पढ़ते हैं पंचायतों का राजनीतिक विकास, है ना, मतलब संवैधानिक विकास। ऐतिहासिक विकास हमने पढ़ लिया, आज हम यहाँ पे संवैधानिक विकास शुरू कर रहे हैं। तो देखो, पंचायती राज को सबसे पहले पंचायती राज देश में लागू कर दिया गया था 2 अक्टूबर को, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से दोस्तों सबसे पहले शुरू किया गया था, है ना। लेकिन पंचायती राज फिर भी सही ढंग से विकास नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि पंचायती राज जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था, वो उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हो रहा था। मतलब गाँव का विकास, जो स्थानीय स्वशासन का विकास देश में नहीं हो पा रहा था। तो सरकार ने समय समय पर अनेक समितियाँ बनाई कि जाँच की जाए कि पंचायत समिति मतलब कि हमारा जो ग्रामीण स्वशासन है वो कार्य क्यों नहीं कर रहा है, पंचायत सही ढंग से विकास क्यों नहीं कर रही है। तो अनेक समितियों ने अनेक तरह के सुझाव दिए और सरकार ने उनको लागू करने के भी प्रयास किए। तो अंत में दोस्तों आती है लक्ष्मी, नहीं, ये भी आप मुझे बताओगे दोस्तों कि जो हमारी समिति थी एक, जिसने पंचायती राज को संवैधानिक बनाने का मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए सुझाव दिया था, वो समिति कौन सी थी। तो ये तीनों क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, जिसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दे दूंगी। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन लास्ट में लाया गया। इन सारी समितियों के सुझावों को धीरे धीरे मानते हुए एक लास्ट में एक समिति आई, जिसकी अनुशंसा को पूर्णतः मान लिया गया, जिसने अनुशंसा की कि पंचायती राज तभी ढंग से काम कर सकता है जबकि हम उसे अपने संविधान में डाल दें, मतलब संविधान में संशोधन करके पंचायती राज को भी संविधान का हिस्सा बना दें। और यह सुझाव पूरी तरह से अपनाया गया और मोरारजी देसाई की सरकार के समय संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसका पूरा नाम है 73वां संविधान संशोधन 1992। और इसे देश में क्या किया गया, पंचायतों को इस संशोधन के द्वारा संविधान का अंग बना दिया गया। तो वही हम अध्ययन करेंगे ये क्या हुआ था 73वें संविधान संशोधन में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 मिनट। देखो, यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। देखो दोस्तों, संशोधन था 73वां, जो 1992 में लाया गया था, इसलिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं, 73वां संविधान संशोधन 1992, है ना, 1992। लेकिन यह लागू कब हो पाया? अब एक संशोधन आता है, वो पहले लोकसभा में आया, राज्य सरकार में गया, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए गया, ऐसे करते करते 1993 आ गया, है ना। तो यह संशोधन लागू कब हुआ? 1993 में। तो
ऐसे आप इसे 1993 मत कर देना, क्योंकि ये लाया तो 1992 में ही गया था, इसलिए इसका नाम तो है 73वां संविधान संशोधन 1992, लेकिन ये लागू कब हो पाया? संपूर्ण देश में यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। अतः देश में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस घोषित कर दिया गया है। तो हम पंचायती राज दिवस कब बनाते हैं दोस्तों? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे देश में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू हुआ था और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस बनाते हैं। अब देखो संविधान में तो ये जोड़ दिया गया, लेकिन संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया, कहाँ जोड़ा गया, ये हम देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा संविधान के भाग 9 का शीर्षक, पहले दोस्तों संविधान में 8 ही भाग थे जब तक यह संशोधन संविधान में नहीं किया गया था, लेकिन 368 के द्वारा हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ 368 के अनुच्छेद में दी गई है और इसके अनुसार हमने संविधान में संशोधन किया और संविधान में क्या जोड़ा? भाग 9 जोड़ा, है ना। और भाग 9 का हमने शीर्षक क्या रखा? पंचायती राज। क्या रखा हमने शीर्षक? पंचायती राज। तथा संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज को स्थानीय महत्व के 29 विषय सौंपे गए। देखो पहले संविधान में इस संशोधन के आने से पहले संविधान के भाग तो थे 8, है ना, और अनुसूची थी 10। ठीक है, 10 अनुसूचियाँ थी। अब क्या कर दिया गया? अब भाग 9वां जोड़ा गया और अनुसूची जोड़ी गई 11वीं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग? 9वां भाग, और अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज में कुल कितने विषय रखे गए? 29 विषय जोड़े गए थे, नए विषय बनाए गए 29, और उनको कहाँ रखा गया? पंचायती राज में रखा गया। तथा अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 अ तक, इसे हम यूँ भी कह सकते हैं 243A से लेकर 243O तक पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यह हर एक चीज़ इस पैराग्राफ की बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक बात बार बार बता रही हूँ। संशोधन का नाम 73वां संविधान संशोधन 1992, लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। ठीक है, संविधान का भाग है 9वां, अनुसूची है 11वीं, कुल विषय हैं 29 विषय कुल जोड़े गए, और अनुच्छेद 243A से लेके 243O तक, कैसे लेके अण तक। ठीक है, कैसे लेके अण तक, इस तरह से कुल अनुच्छेद जोड़े गए। एक एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, कुछ भी नहीं भूलना है इस पैराग्राफ की, क्योंकि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है। यह अधिनियम दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम के उन क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया जहां पहले से ही जनजातीय परिषदें कार्य कर रही थी। संपूर्ण देश में दोस्तों लागू कर दिया गया, लेकिन कुछ देश के विशेष हिस्से ऐसे थे जिनमें लागू नहीं किया गया। वो सिर्फ कौन से थे? दिल्ली, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। क्यों? यहाँ पे जनजातीय सरकार पहले से कार्य कर रही थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले से अलग तरह से शासन चल रहा था, और किन से? जनजातीय सरकारों से शासन चल रहा था। इसलिए दिल्ली में तो इसलिए नहीं जोड़ा गया दोस्तों कि दिल्ली में तो वैसे हमारी राजधानी है, NCR रीजन है, केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। केंद्र शासित प्रदेश हो तो फिर भी मतलब नहीं है, लेकिन हमारा NCR राजधानी है, तो इसमें ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और जम्मू कश्मीर उस समय तक धारा 370 लगी हुई थी, तो 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर के कानून उस समय अलग हुआ करते थे। हमारे देश में जो भी कानून लागू होता था तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था ना, उसके लिए अलग कानून बनते थे। इसलिए 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में नहीं जोड़ी गई। बच्चे कौन से? अरुणाचल, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों क्षेत्रों में जनजातीय सरकारें कार्य कर रही थी। यहाँ पे जनजातियाँ बहुत सारी है, इसलिए जनजातीय सरकार वहाँ अलग से काम करती है। देखो जैसे हमारे राज्यों की गवर्नमेंट होती है, वैसे वहाँ भी राज्यों की गवर्नमेंट होती है, लेकिन इसके साथ ही वहाँ पे जनजातियों का विशेष विकास करने के लिए जनजातियों की सरकार भी होती है। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जनजातीय सरकार काम कर रही थी, इसलिए वहाँ पे पंचायतें बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पंचायतें भी तो स्थानीय स्वशासन के लिए ही लाई गई है, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों का विकास करने के लिए। और वहाँ पे तो छोटे छोटे क्षेत्रों का, एक तो ये राज्य खुद इतने छोटे हैं और ऊपर से इनमें भी छोटी छोटी जनजातियों का विकास करने के लिए जनजातीय सरकार वहाँ पे काम कर रही थी, तो वहाँ पे यह लागू नहीं किया गया। इस अधिनियम के तहत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायत स्थापित होंगी, है ना। कहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत बनेंगी? 20 लाख से अधिक
जनसंख्या वाले राज्यों में, है ना। तो 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में क्या बनेगी, 3 हर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत बनेंगे, ठीक है। अब 20 लाख से अधिक में तो बनेंगे त्रिस्तरीय और 20 लाख से कम में बनेंगे 2 स्तरीय, है ना। तो 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो 3 स्तरों की ज़रूरत पड़ेगी और 20 से कम है तो फिर 2 स्तरों की ज़रूरत। देखो इस अधिनियम के तहत अब देखो कि 243 अपन ने पढ़ा है ना, 243 कैसे, 243 अण तक, ए से लेके ओ तक। अब इसके कुछ मेन अनुच्छेद हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इनसे रिलेटेड मेन अनुच्छेद क्या है। तो 243 ए जो है दोस्तों, उसके तहत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। तो 243 ए में क्या कहा गया है कि प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा होगी। 243 डी में आरक्षण का प्रावधान किया गया है दोस्तों, साथ ही सभी स्तर के पदों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। अब 243 डी में आरक्षण का प्रावधान मतलब हमको यहाँ पे पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे सरपंच नियुक्त होते हैं तो वह कैसे नियुक्त होते हैं, सीट आती है और सीट बाकायदा रिजर्वेशन के अनुसार आती है कि एक साल जनरल की सीट आ गई, अगले साल ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, फिर जनरल महिला, फिर ओबीसी महिला, फिर एसटी महिला, फिर एससी महिला, ऐसे आती है ना। तो ये क्या हो गया, आरक्षण हो गया। नहीं तो किसी मतलब या तो लॉटरी के द्वारा सीट निकालो कि भाई जिस जाति का नाम आ गया उसकी सीट निकाल दो, या फिर क्या होता था चक्रानुक्रम में आरक्षण के द्वारा। तो हमने पंचायती राज में आरक्षण लागू कर दिया है, मतलब सभी जातियों को समान रूप से मतलब पंचायती राज स्तर के शासन में भाग लेने का अवसर मिलेगा। और आरक्षण हमने यहाँ बांट दिया है। तो वो कौन से अनुच्छेद में लिखा है आरक्षण का प्रावधान, 243 डी में, और इसमें ही महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। इसीलिए तो दोस्तों संसद में अभी तक हमारे यहाँ पे 33% आरक्षण महिलाओं को नहीं मिला है, लेकिन हमारे पंचायती राज स्तर पर 33% का आरक्षण दे दिया गया है। इसलिए तो हमें महिला सरपंच बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलती है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि मतलब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी तो होंगी। इसलिए बहुत सारे क्षेत्रों में आती है ना महिला सीटें की, जनरल महिला, ओबीसी महिला, एससी महिला, तो वहाँ पे फिर महिला संसद ही महिला वो ही सरपंच ही खड़ी होती है। तो आरक्षण का व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में की गई है पंचायतों में, 243 डी में, ठीक है। ये बिहार की पहल पर महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% अब कर दिया गया है। वर्तमान में दोस्तों महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, लेकिन इसमें फिर से कोई संशोधन किया गया था। अब मुझे कंफर्म नहीं है दोस्तों कि वर्तमान में भी महिलाओं का आरक्षण 33% है या फिर 50% कर दिया गया है, लेकिन 33% तो है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। मैं आपको एक बार देख के बता दूंगी कि पंचायती राज में अभी भी वर्तमान में महिलाओं का 50% आरक्षण है कि नहीं है, ठीक है। 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब देखो 243 ए में ग्राम सभा, 243 डी में आरक्षण और 243 आई में क्या कहा गया है कि राज्यों के लिए एक अलग से वित्त आयोग बनाया जाएगा। मतलब हर राज्य के लिए एक अलग से वित्त आयोग बनाया जाएगा, और वो कहा दिया गया है 243 आई में कहा गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष, जैसे राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष करता है, हमने राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ा था राष्ट्रपति, और वो कौन सा अनुच्छेद था दोस्तों, 280 में कहा था कि राष्ट्रपति हर 5 वर्ष के पश्चात क्या करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। और इसमें भी ऐसे ही लिखा गया है कि इसमें अब राज्य आ गया तो राज्यों में राज्यपाल हो गया राष्ट्रपति की जगह। राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य में वित्त आयोग का गठन करेगा, और यह आयोग पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन और पोषण करेगा। ये अब देखो, पहले ये भी तो डिमांड हुई थी कि पंचायतों के पास पैसे ही नहीं है ना, वित्त ही नहीं है, फंड ही नहीं है, तो पंचायतें काम कैसे करेंगी। अब ये किया गया है कि पंचायती राज के लिए स्पेशल फंड की व्यवस्था हमने कर दी है। भाई पंचायतों को भी जैसे राज्य सरकारों को पैसे दिए जाते हैं, वैसे ही पंचायतों को भी पैसे दिए जाएंगे, ताकि वह स्थानीय सरकारों का पूरी तरह से, स्थानीय शासन का पूरी तरह से विकास कर सके। इसलिए इसमें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसका क्या लिख रखा है, इसमें 1 अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे। वित्त आयोग में क्या होगा, 1 अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, मतलब कुल 5 सदस्य हो गए, ठीक है। अब आगे दी गई, यह आयोग पंचायती राज का वित्तीय प्रबंधन और पोषण करेगा, मतलब पंचायतों को पैसे देगा यह आयोग। राज्य के 5वें वित्त आयोग का गठन 2015 से 2020 तक किया गया, और 5वें अपने वित्त आयुक्त हैं ज्योति किरण, ठीक है। हमारे 5वें वित्त आयुक्त कौन है दोस्तों, ज्योति किरण है, ठीक है। एक वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारे देश में अभी नए वित्त आयुक्त बने हैं, वो कौन से हैं, तो दोस्तों वो हैं NK सिंह।
हमारे देश के नए वित्तायुक्त कौन से हैं? NK सिंह। और हमारे राज्य के तो अभी भी 2005 से 20 तक की अवधि है, तो 2020 में तो ज्योति किरण ही रहने हैं। तो हमारे देश के 5वें वित्तायुक्त कौन है? ज्योति किरण। अब अनुच्छेद 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। इस आयोग में कहा गया है कि इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त और 2 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए करता है। अब देखो दोस्तों, ग्राम सभा की व्यवस्था कर दी, इन्हें आरक्षण भी दे दिया, इन्हें पैसे भी दे दिए। अब ज़रूरी है कि इनके चुनाव भी नियत समय पे करवाए जाएं। अब ये चुनाव करवाएगा कौन? केंद्र में तो मतलब संपूर्ण देश के चुनाव तो चुनाव आयुक्त करवाता है, निर्वाचन आयोग करवाता है, जो सारे देश के चुनाव मतलब संसद के और विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। अब पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण किया गया है। जैसे कि निर्वाचन आयोग है वह संपूर्ण देश के चुनाव करवाता है, वैसे ही अब राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त और 2 सदस्य होंगे। ठीक है, तो इसमें कुल हो गए 3, और इसमें कुल कितने थे राज्य वित्त आयोग में? 5 हो गए थे ना राज्य वित्त आयोग में। एक मुख्य अध्यक्ष हो गया और 4 सदस्य हो गए। और निर्वाचन आयोग होते हैं, निर्वाचन आयोग में कुल सदस्य होते हैं 3, जिनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए करता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त राम लुभाया है। कौन है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त? राम लुभाया। अब तो दोस्तों ये राम लुभाया बदल गए हैं, आपको जब मैं करंट पढ़ाऊंगी तो ये सारी चीज़ें नई बता दूंगी। ठीक है। पंचायती राज का स्थानीय स्वशासन विषय होने के कारण संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज को राज्य सूची में रखा गया है। तो 7वीं अनुसूची, जो हमारी 7वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें हमारे संविधान के विषयों को 7 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? एक तो संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो संघ सूची में वो विषय आते हैं जो केंद्र मतलब जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, है ना, इनका संचालन केंद्र के द्वारा किया जाता है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जो राज्यों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका संचालन राज्यों के द्वारा। और समवर्ती सूची के जो विषय है जो दोनों के लिए समान रूप से उपयुक्त हैं, इनका संचालन दोनों की जो सहमति से किया जाता है। तो यहाँ पे पंचायती राज को कौन सी सूची में रखा गया है दोस्तों? इसी राज्य सूची में, क्योंकि पंचायती राज राज्यों के लिए ही तो लाया गया है। हर राज्य के हर जिले में पंचायती राज का गठन किया जा रहा है, तो पंचायती राज को 7वीं अनुसूची के इसमें रखा गया है, राज्य सूची में। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन, संवैधानिक पृष्ठभूमि। हर एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ था। 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस एक्ट के द्वारा संविधान के भाग 4 का शीर्षक क्या रखा गया है? संविधान के भाग 9 का शीर्षक रखा गया है पंचायती राज। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों। कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। 243 क से 243 अण तक जोड़े गए हैं। यह अधिनियम दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम के क्षेत्रों में लागू नहीं हो रहा है। 20 लाख से कम जनसंख्या होगी वहाँ पे द्विस्तरीय पंचायती राज आएगी। 243 ए में दे दी गई है ग्राम सभा। 243 डी में दे दिया गया है दोस्तों पंचायतों के लिए आरक्षण। 243 ई में दे दिया गया है 243 आई में दे दिया गया है वित्त आयोग, जो राज्यों के लिए हर वर्ष एक वित्त आयोग होगा। और 243 के में क्या दे दिया गया है? निर्वाचन आयुक्त। बस 243 ए से लेके ओ तक हम सभी अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो अनुच्छेद बताए हैं 243 ए, 243 डी, आई और के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको याद करने ही हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।